हेलो। कैसे हो आप लोग? हैं? बैठ जाओ भाई। वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम। राधे राधे। क्या हाल है आपका? क्या हाल है? हाल बेहाल है। यार पता नहीं आज चक्कर सा क्यों आ रहा है मुझे। गर्मी हाल पड़ रही है क्या? बैठो शांति से। हाँ भाई, गेट खुलवा दो। चलिए। क्या टॉपिक पढ़ रहे थे हम? क्या पढ़ रहे थे? यार कितनी बात करते हो, टॉपिक दिखाओ। 31। संपत्ति का अधिकार। सर आप शांति से पढ़ूंगी। तब क्या बेशांति से पढ़ती थी? पता नहीं, मुझे चक्कर सा आ रहा है यार चलने में। हाँ भाई शांत। यार तुम गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है भाई मुझे तो। भाई गेट खोल दो। पॉलिटी आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या जिंदाबाद? एहे? मैं सच बताऊं, मैं चाहता हूं कि हमारे पॉलिटी के जो बच्चे हैं ना, वो मतलब एक ऐसे होने चाहिए। ब्रह्मास्त्र क्या होना चाहिए? लाइफ में कभी जाए, दे शुड बी कलेक्टेड। तो मैंने सोचा पॉलिटी, लेकिन पॉलिटी आर्मी बड़ा अजीब सा लगता है मुझे नाम। और कुछ सोचा जाएगा। चलो। पॉलिटी आर्मी अच्छा है। आओ। आर्टिकल 31। आर्टिकल 31। मैं तुम्हें इसीलिए भी तैयार कर रहा हूँ, सिविल सेवा तो तुम पास करोगे ही करोगे। लेकिन समाज में इतना संकट है ना, संविधान को लेकर, राजनीति को लेकर। इतने गरीब लोग बेचारे परेशान होते हैं कानून से। तुम ऐसे तो बनो कि कल को तुम्हें कोई सलाह मांगे, तुम सलाह दे सको। अरे हाँ या ना? अदरवाइज आज के जमाने में कानून की सलाह मांगने में आदमी के लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। और देश में जागरूकता कम है कानून की। इसीलिए लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। छोटे मोटे आदमी जो बेचारे, केस हो जाए, कुछ हो जाए, पुलिस नहीं सुनती, तुम कम से कम ऐसे बनो कि क्या, कम से कम तहसील की, गांव की समस्याओं का समाधान। और कानून के बारे में कोई तुमसे बात करे तो उसको लगे कि हाँ, सामने वाला बंदा कैसा है, दमदार है। सुनो, आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार है। किसका अधिकार है? मैं इसको आपको पढ़ाता हूं, सुनना है। लिसन इट वेरी केयरफुली। आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार है। देखो मैं आपको इसको पढ़ा रहा हूं। अदरवाइज इसमें एक लाइन लिखनी थी कि संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन से खत्म हो गया और वर्तमान में यह एक कानूनी अधिकार है। पर मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा तो 2 घंटे से पढ़ाऊंगा। अगर सुना तो बहुत कुछ मिलेगा, नहीं सुना तो एक लाइन लिखो पर खत्म करो। आर्टिकल 32 पढ़ते हैं। कितने बच्चे चाहते हैं इसे पढ़ें? कितने बच्चे चाहते हैं इसे छोड़ें? तो देखो सुनो फिर। लिसन केयरफुली। इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। सुनो। सुनना है तुम्हें ध्यान से, फिर बाद में लिखेंगे। चक्कर आ रहा है यार, देखो। देखो,
आर्टिकल 31 का पहला पार्ट ये कहता है, अनुच्छेद 31 का जो पहला पार्ट है आर्टिकल 31 का क्लॉज 1, आर्टिकल 31 का क्लॉज 1 ये कहता है कि राज्य, आर्टिकल 31 का क्लॉज 1 ये कहता है कि राज्य, राज्य स्टेट, राज्य, राज्य किसी भी नागरिक से, राज्य किसी भी नागरिक किसी व्यक्ति से, यानी संपत्ति के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय, यानी हमारे कंट्री में एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, उस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय जो हमने बना रखी है, उस प्रक्रिया के सिवाय किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये निकलता है कि जो संपत्ति का अधिकार है उससे आप किसी व्यक्ति को वंचित नहीं कर सकते, आपका अधिकार है। आर्टिकल 31 में साफ तौर पे लिखा था कि कोई आदमी आपकी संपत्ति आपसे नहीं ले सकता, आपको आपके संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। संविधान में साफ तौर पे लिखा हुआ था। बात समझ आई? जैसे जीवन का अधिकार है वैसे संपत्ति का अधिकार है। एक्चुअली में क्या है ना, जो पॉलिटिकल साइंस के थिंकर्स हैं, लॉक वगैरह, वो ये मानते हैं, कुछ लोग और भी मानते हैं कि संपत्ति ना व्यक्ति का अधिकार है, यानी संपत्ति भी प्राण की तरह। अगर आदमी, एक बहुत पुरानी कहावत है कि व्यक्ति अपने पूर्वजों का नाम भूल जाता है लेकिन उनके द्वारा दी गई प्रॉपर्टी नहीं भूल सकता। हाँ या ना? अगर तुमसे कोई कह दे कि बेटा ये खेत तुम्हारे बाबा के बाबा का था, तुम्हारे परदादा का था, या तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी का था, तुम्हारे परम दादा हो गए, और उन्होंने ये खेत दान में इसको दे दिया था पड़ोसी को, तो तुम जाते फिरते कहोगे खेत हमारा ही था, हमारे दादा के दादा ने दिया। तो उनका नाम क्या तुम्हें पता नहीं है? हाँ या ना? उनका नाम क्या तुम्हें पता है? पता है, लेकिन खेतवा हमारा था। हाँ या ना? तो संपत्ति को बोला, संपत्ति व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, प्रॉपर्टी के बिना आदमी रह नहीं पाता, संपत्ति उसके बाद रहनी चाहिए। और आर्टिकल 31 का जो दूसरा वाला पार्ट था, 31 का क्लॉज जो 2 था, ये क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण करेगा। तो जब राज्य व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण करेगा, जब राज्य अधिग्रहण करेगा, तो ये कहता है राज्य अधिग्रहण जब करेगा तो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए करेगा। जोर से बोलो, किसके लिए करेगा? पब्लिक ऑब्जेक्टिव के लिए करेगा, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए। ऐसा नहीं अमित शाह ने अपना घर बना दिया और प्रॉपर्टी ले ली। राज्य संपत्ति का अधिग्रहण करेगा तो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए करेगा। और एक केस आया था बेला बनर्जी, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब भी संपत्ति का अधिग्रहण करेगा तो लोगों को मुआवजा मिलेगा। क्या मिलेगा? बाजार कीमतों का मुआवजा मिलेगा। किसका मिलेगा? बाजार कीमतों का मुआवजा मिलेगा। और जब अधिग्रहण होगा तो इसकी कुछ कंडीशंस थी। क्या थी इसकी कुछ? यानी देयर आर सर्टेन कंडीशंस टू, यानी ऑब्जेक्टिव पब्लिक ऑब्जेक्टिव होगा, पब्लिक ऑब्जेक्टिव सार्वजनिक उद्देश्य होगा, और इसकी कुछ कंडीशंस होंगी कि जिसपे मुआवजा दिया जाएगा, और मुआवजा जो है ना वो बाजार कीमतों पे होगा। किस पे होगा? जोर से बोलो, बाजार कीमतों पे इसका मुआवजा आपको दिया जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो कि बाजार कीमतों पे आपको इसका मुआवजा दिया जाएगा। ये हमारे आर्टिकल 31 में 2 में लिखा था। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि अगर सरकार जमीन का अधिग्रहण करेगी और इतना लोगों को मुआवजा देगी, और जरूरी तो नहीं हर उद्देश्य सार्वजनिक हो, भाई सरकार को एयरपोर्ट बनाना है, सरकार को रोड बनाना है, सरकार को कुछ और चीज बनानी है, सरकार को जमीन तो चाहिए। जब सरकार को जमीन चाहिए तो लोग अपनी जमीन देंगे नहीं, वो कोर्ट चले जाएंगे। तो सरकार के पास क्या विकल्प था? बताओ, सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था। भाई जमींदारी प्रथा में, लोगों के पास जमींदारी प्रथा में जमीन थी। अब सरकार जमीन कैसे लेगी? भाई जवाहरलाल नेहरू के सिर पर थोड़ा ना बनेगा एयरपोर्ट के रेल बिछेगी। भाई जहां भी रेल बिछेगी किसी की जमीन होगी नहीं होगी, जहां भी रोड चौड़ा होगा किसी की जमीन टूटेगी नहीं जाएगी, जहां भी रोड बनेगा किसी का घर या जमीन होगी कि नहीं होगी। तो फिर कोई क्यों देगा? और अगर देगा तो सरकार कितना पैसा देगी ये तो तय नहीं हो सकता, सरकार तो पैसे में लुटी जाएगी। तो क्या हुआ, सरकार ने डिसीजन लिया, और डिसीजन लेके सरकार ने एक आर्टिकल ऐड किया, जिस आर्टिकल को बोलते हैं आर्टिकल 31 का फर्स्ट का ए। इसे कहते हैं 31 का, क्या कहते हैं?
और जो 31 क को ऐड किया गया, 31 क को ऐड किया गया, 31 क को ऐड किया गया, 31 क, 31 क, 31 क क्या कहता है? 31 का ये कहता है कि देखो, राज्य जो है ना, राज्य, इसने क्या किया, 9वें संविधान संशोधन, सॉरी, प्रथम संविधान संशोधन किया। कौन सा किया? और प्रथम संविधान संशोधन करके हमारे संविधान में अनुसूची 9 जोड़ी। क्या जोड़ी? अनुसूची 9 जोड़ी। और ये आर्टिकल जोड़ा 31 का 1 का क्लॉज का, इसको जोड़ा प्रथम संविधान संशोधन से 1951 में। और इस संविधान संशोधन से जोड़ के ये कहा गया, इसमें इसमें प्रोविजन दिया गया, इसमें दिखा गया, इसमें क्या दिया गया? इसमें दिया गया कि राज्य किसी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। राज्य व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। यानी स्टेट क्या कर सकता है? स्टेट आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, यहां लिखा। और यहां लिखा कि जमींदारी प्रथा, जैसे आप जमींदार हैं तो जमींदारी की जमीन हो गई, या जो भी जमीन है उस जमीन का राज्य क्या करेगा? राज्य उसका अधिग्रहण कर सकता है, वो उस प्रॉपर्टी को ले सकता है। और यह कह दिया कि जब राज्य इस जमीन को लेगा तो इसके लिए आपको न्यायालय जाने का अधिकार नहीं है। न्यायालय जाने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 9वीं अनुसूची जोड़ के इसको क्या कर दिया, ऐसा बना दिया कि इसके लिए आप किसी कोर्ट में जा नहीं सकते। बाद में आया ना, यानी इसके खिलाफ आपको कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है। इस आर्टिकल को इसके अंदर जोड़ दिया और इसके माध्यम से सरकार ने क्या किया, लोगों की प्रॉपर्टीज को लिया। डन? बात समझ आई? तो 31 का जो 1 है और 31 का जो 2 है, इससे प्रॉपर्टी ली जा सकती थी। 31 का जो 9वीं अनुसूची के बाद जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ और जो 31 का क जोड़ता है, इसके माध्यम से राज्य आपकी संपत्ति ले सकता है। डन? अरे हाँ या ना, राज्य संपत्ति आपकी ले सकता है। अब ये जोड़ दिया, काम खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद भी क्या, मामला शांत नहीं हुआ। इसके मामला शांत नहीं हुआ और एक बहस छिड़ गई कि आर्टिकल, देखो ऐसा कर क्यों रहा था, ऐसा हो क्यों रहा था। ये बहस ये छिड़ी कि अगर राज्य आपका संपत्ति ले रहा है तो राज्य संपत्ति ले रहा है, यानी संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो सरकार ने कहा कि देखो, अब सरकार के पास 2 विकल्प थे। एक तरफ हमारे डीपीएसपी हैं जो ये कहते हैं कि भाई राज्य क्या करेगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास संपत्ति का अधिग्रहण हो और राज्य के पास जो भी पैसा है उसका संकेंद्रण ना हो। ये 39 साफ तौर पे इस बात को कहते हैं। और एक तरफ आर्टिकल 31 ये कहता है कि व्यक्ति के पास संपत्ति का अधिकार है। अरे हाँ है ना। तो एक प्रकार से आप ये मान के चलो कि फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी की लड़ाई होगी। किसकी लड़ाई होगी? फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी की लड़ाई होगी। अब इंदिरा गांधी की सरकार आ गई थी और इंदिरा गांधी, सबसे पहले इंदिरा गांधी ने खुद को समाजवादी घोषित किया था। इंदिरा गांधी ने, आप ये जानते होंगे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। याद है? हाँ या ना? कब किया था? 99 1969 अप्लाइड हुआ था 1970 में। उसके बाद केस आया था आरसी कूपर बाद। सुनो ना, तो इंदिरा गांधी ने खुद को घोषित किया समाजवादी। और जब इंदिरा गांधी खुद को समाजवादी घोषित करेगी तो वो डीपीएसपी पर ज्यादा ध्यान देगी या मौलिक अधिकार पे? जोर से बोलो। डीपीएसपी या मौलिक अधिकार? जोर से बोलो। अब इस बात की जो रूपरेखा थी ना, वो पहले से रखी जा चुकी थी। इंदिरा गांधी जब बनी तो उसका पहले से फोकस था समाजवाद को देश के अंदर बढ़ावा देना है और संपत्ति को वो कम करना चाहती थी। तो हुआ क्या था, इसी का जो रूपरेखा रखी गई, वो रूपरेखा रखी गई थी। केस आया था 1967 में। क्या नाम था इसका? गोलकनाथ। याद है? भूल गए? जोर से बोलो। देखो अब समझना, ये सारे जो केस हैं, चाहे गोलकनाथ है, चाहे शंकरी प्रसाद है, चाहे सज्जन सिंह है, ये सब संपत्ति के अधिकार के केस है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इस केस में भी क्या था कि इस गोलकनाथ की प्रॉपर्टी ली जा रही थी बनाम पंजाब राज्य। जब इसकी प्रॉपर्टी ली जा रही थी गोलकनाथ की, तो इस गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था? याद करो, सुप्रीम कोर्ट ने इस गोलकनाथ केस में यह कहा था, क्या कहा था, कि सरकार को मौलिक अधिकारों को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए,
यानी सरकार को संपत्ति के अधिकार को प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी संपत्ति के अधिकार को प्राथमिकता देनी चाहिए डीपीएसपी की तुलना में। अरे हाँ या ना? और याद करो इस गोलकनाथ केस में ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, याद करो मैंने आपको पढ़ाया है कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन क्यों? इंदिरा गांधी क्या चाहती थी? सरकार ये चाह रही थी कि मौलिक अधिकारों को कम करके और संपत्ति के अधिकार को छीन लो। आया समझ? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौलिक अधिकार में संशोधन करके आप संपत्ति को नहीं छीन सकते, और हाँ मौलिक अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी डीपीएसपी की तुलना में। आई बात समझ? जोर से बोल दो, आई बात समझ? और इसके बाद गोलकनाथ केस के बाद 1969 में इंदिरा गांधी ने खुद को समाजवादी घोषित किया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। देखो अगर आपको पॉलिटी क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स नहीं आते ना, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को, इकोनॉमी या जो भी हो, सब देश चलाते हैं, पीएम चलाते हैं। कौन चलाते हैं? देश पीएम चलाते हैं, ना कि अर्थशास्त्री। आज मोदी जी बता रहे हैं ना क्या होना है, वो तो पर्दे के पीछे रहते हैं। अगर आपने प्रधानमंत्री को पढ़ लिया तो याद करना आपके सारी सब्जेक्ट, यानी जो इकोनॉमी हो गई या जो सब्जेक्ट हो गई आजादी के बाद का भारत, ये आपकी समझ में आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि जैसा प्रधानमंत्री वैसी इसकी सोच है और वैसे उसने काम किए। अब देखो बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपने जब पढ़ा होगा तो बैंकिंग में पढ़ा होगा, और मैंने आपको एक बार में बोला कि इंदिरा गांधी ने खुद को समाजवादी घोषित किया। अब आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि सर चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, चाहे संपत्ति का सार्वजनिकरण हुआ, ये सारे काम सर समाजवाद की एंट्री इंदिरा गांधी ने ही करवाई। अब आपके दिमाग में, अब आप इसको इकोनॉमी जोड़ के पढ़ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिमाग हो जाएगा। यही मेंस में आता है पॉलिटी में। दिमाग को क्लियर करो। इकोनॉमी आप रट रहे थे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, क्यों हुआ ये आपको नहीं पता, क्यों हुआ था? क्योंकि आपको लॉजिक पता है इकोनॉमी का कि क्यों बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों हुआ। प्राइवेट को सरकारी कर दिया, क्यों गधे? समाजवाद, यस। अब वो समाजवाद का आपने एक काम पढ़ा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उसके बहुत सारे इफेक्ट आप यहां पढ़ो, फिर आपकी समझ आएगा। और उसका जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया आरसी कूपर बाद में, तो ज्यादा समझ आएगा। ऐसे जोड़ के पढ़ो। देखो क्या हो, अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने, देखो एक गोलकनाथ से जोड़ो इसको आप, बैंकों के राष्ट्रीयकरण को, इसके बाद ही हुआ है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकता उसे दी जाएगी। इंदिरा गांधी ने कहा ये कौन सी बात हुई भाई? इंदिरा गांधी ने 70 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इंदिरा गांधी बोली मैं किसी की नहीं सुनूंगी, और इंदिरा गांधी ने समाजवादी, खुद को समाजवादी घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी बोली कि मैं हूं समाजवादी, मैं सबसे बड़ी समाजवादी हूं। इंदिरा गांधी ने कहा हम धुआं मचा देंगे, हम समाजवादी हैं। क्योंकि 1971 में भारत बांग्लादेश का वॉर हुआ और उस वॉर में रूस ने हमारा साथ दिया, तो 1969 से ही इंदिरा गांधी समाजवादी प्रभाव में थी, इसीलिए हमारे संबंध सोवियत संघ के साथ मजबूत थे। देखो आईआर भी जुड़ गया, आया ना, सब जुड़ जाएगा। अब देखो आगे देखो, अब क्या हुआ, अब राष्ट्रीयकरण हो गया बैंकों का। अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हमारे कंट्री में 2 अमेंडमेंट हुए। एक हुआ 24वां संविधान संशोधन, जो मैंने आपको पढ़ाया है, बताओ इसके माध्यम से क्या ऐड हुआ। और एक हुआ 25वां संविधान संशोधन। कौन सा हुआ? ये दोनों कब हुए? 1971 में। 1971 में 24 में के माध्यम से मैंने आपको बोला इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन के बारे में बता दिया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, वो वाली बात खत्म होगी। और 25 में से इंदिरा गांधी ने यह कहा, जो ये संपत्ति का अधिकार है इसको लेकर, इंदिरा गांधी ने संविधान में आर्टिकल जोड़ा 31 का सी। क्या जोड़ा? जोर से बोलो। और 31 के सी में इंदिरा गांधी ने यह कह दिया, क्या कह दिया, कि हम डीपीएसपी को लागू करने के लिए डीपीएसपी को लागू करने के लिए इन्हें मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता दे सकते हैं। क्या कहा? यानी डीपीएसपी बड़े हैं छोटे हैं? किससे? इसका मतलब संपत्ति ली जा सकती है नहीं? बोलो हाँ ना। और इंदिरा गांधी ने कहा कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, सुनो, अनुच्छेद 39 बी और अनुच्छेद 39 सी ये बड़े हैं। मौलिक अधिकार 14,
19 और 31 डन। इंदिरा गांधी ने मौलिक अधिकार को ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी और डीपीएसपी को ज्यादा प्राथमिकता दे दी और आर्टिकल 31C ऐड कर दिया। और इससे क्या हुआ, 31C ऐड करने से ये हो गया कि अब राज्य क्या कर सकता है, अब राज्य जो है ना वो लोगों की संपत्ति ले सकता है, यानी समाजवाद को लागू करने के लिए, क्योंकि 39B और C ना ये दोनों समाजवाद की बात करते हैं, यानी समाजवाद को लेने के लिए। इसका क्या कहता है 39B, क्या कहता है कि लोगों पे भौतिक संसाधनों का संकेंद्रीकरण नहीं होगा, यानी जमीन किसी एक जमींदार के पास नहीं रहेगी और धन किसी एक के पास नहीं रहेगा, यानी आपका पैसा लेके बांटा जा सकता है और आपकी जमीन लेके बांटी जा सकती है, ये आपका अधिकार। आया समझ, आया समझ, आया कि नहीं। अब जैसे 31 इंदिरा गांधी ने किया, काम खत्म हो गया। इससे क्या हो गया कि संपत्ति का अधिकार बहुत लिमिटेड हो गया, बहुत उसका कम काम हो गया और संपत्ति का अधिकार बढ़ा रहा। और इंदिरा गांधी ने अपनी समाजवाद का एक्सपेंशन किया, एक्सपेंशन किया, एक्सपेंशन किया। तो अब इसके बाद तो आप जानते हैं कि भाई इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ले आया था केशवानंदा भारती केस, लेकिन केशवानंदा भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में इस आर्टिकल को 31C को असंवैधानिक घोषित नहीं किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया था, सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया था कि 31C सही है और 39B 39C को आप ज्यादा प्राथमिकता दे सकते हो आर्टिकल 14, 19 और 31 पर। इंदिरा गांधी ने क्या किया, 42वां संविधान संशोधन कर दिया 1976 में। और इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन 1976 करके पता है क्या कह दिया, इंदिरा गांधी बोली कि 31C, इंदिरा गांधी क्या बोली, इंदिरा गांधी ने कहा कि ऐसा है गुरु, इंदिरा गांधी बोली ऑल डीपीएसपी आर ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट्स, केवल दो नहीं सब बड़े। सुप्रीम कोर्ट बोला कह रहे मैडम गांधी तुम्हें उंगली पकड़ाई, तुमने तो हाथ पकड़ लिया। तो अब क्या हुआ, अब क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में केस आया मिनर्वा मिस। कौन सा केस आया, जोर से बोलो। और मिनर्वा मिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में यह कहा कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एक सिक्के के दो पहलू हैं, इन दोनों में एक दूसरे से कोई बड़ा नहीं है। इससे पहले क्या हुआ 1977 में, जब इंदिरा गांधी ने यह कह दिया कि ऑल डीपीएसपी बड़े मौलिक अधिकार से। अब 77 में आप जानते हैं इंदिरा गांधी की सरकार चली गई, तो 77 में सरकार आई जनता पार्टी की, और जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि यार गुरु ये संपत्ति के अधिकार को लेकर बड़ा पंगा हो रहा है। तो इंदिरा गांधी, अब देखो ये 77 तक क्या चल रहा था, 77 तक ये चल रहा था कि संपत्ति का अधिकार छोटा है डीपीएसपी से, हाँ या ना, और सरकार आपकी संपत्ति ले सकती है, हाँ या ना। तो अब क्या हुआ 77 में, अब देखो 77 में जनता पार्टी की सरकार आई। अब जनता पार्टी की सरकार ने भी ये कहा कि सबसे बड़े समाजवादी कौन, हम। और जनता पार्टी की सरकार ने यह कहा, जनता पार्टी की सरकार ने आर्टिकल 31(1) में जो संपत्ति का अधिकार था, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, उस संपत्ति के अधिकार को इंदिरा गांधी की सरकार ने, जनता पार्टी सरकार ने क्या किया, इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया और हटा के इसे आर्टिकल 300A में क्या बना दिया, कानूनी अधिकार। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, खत्म ही कर दिया, ये अधिकार ही नहीं रहेगा, जाओ कोई लफड़ा नहीं है। अब संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300A का पार्ट है। तो इसकी वर्तमान में क्या स्थिति है, आज आपकी संपत्ति की क्या स्थिति है, आज आपकी संपत्ति की स्थिति ये है, आज अगर मैं आज की बात करूं तो आज आपकी संपत्ति किसकी संपत्ति है, अगर आज की बात करें, आज संपत्ति का अधिकार का क्या प्रोविजन है। आज इसका प्रोविजन ये है कि राज्य आपसे संपत्ति ले सकता है, राज्य आपसे संपत्ति ले सकता है, आप मना नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी सरकार की है। लेकिन राज्य आपसे अगर कृषि भूमि लेगा, क्या लेगा, तो कृषि भूमि जो लेगा उसका ही राज्य आपको मुआवजा देगा। बाकी आपका घर है तो राज्य से ले सकता है, चाहे तो मुआवजा दे और चाहे तो मुआवजा ना दे। रोड जब चौड़ा होता है तो आपका घर टूट जाता है, चाहे तो सरकार पैसा दे और चाहे तो पैसा ना दे, लेकिन कृषि भूमि का सरकार आपको मुआवजा देगी जो बाजार कीमतों से कई गुना ज्यादा होगा। दूसरा, एक बात और इसमें बहुत खास है, देख लो, राज्य कुछ भी हो,
राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। समझ रहे हो? यानी स्कूल टूट जाएंगे, कॉलेज टूट जाएंगे, लेकिन राज्य जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, जो मैंने आर्टिकल 31 में आपको पढ़ाए थे, उन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अगर कोई घोषित है तो राज्य उसकी जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकता। डन। और आपकी प्रॉपर्टी आज सरकार आपसे ले सकती है, और आप इसके लिए, अगर सरकार आपकी प्रॉपर्टी लेगी तो आज आप आर्टिकल 32 का रास्ता पकड़ के सुप्रीम कोर्ट या 226 का रास्ता पकड़ के हाई कोर्ट नहीं जा सकते। आप इसको लेकर कानून का पालन करोगे और आप लोअर कोर्ट में जाओगे, और ऐसे करके आप प्रॉपर्टी का केस लड़ते रहोगे। आया समझ? कुछ आया समझ कि नहीं आया? आया? क्या समझ आया? कुछ नहीं आया? पता नहीं सर क्या हुआ। कुछ तो हुआ है, जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, होते रहने दीजिए। लिखिए आगे। हैं? आज बहुत गर्मी है, और आपको सच बता रहा हूं, ऐसी गर्मी ज्यादा पड़ी ना तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो फिर पढ़ाऊंगा नहीं आगे से। मैं तो भैया ऑनलाइन पढ़ाया करूंगा। मेरी बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं तैयारी के दौरान भी आराम से पढ़ने का, मुझसे दिमागी कार्य ना संतुष्टि से होता है। बहुत गर्मी है। मुझे कोई चिल्ड एसी में बैठा दे और उसके बाद 5 घंटा ज्यादा पढ़वा ले। गेट खोलो भाई, गेट खोल दो। इलेक्ट्रोल पानी ले आया। लिखें, संपत्ति का अधिकार लिखो। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इसका अधिकार, संपत्ति का अधिकार। 2013 से 2026 में कितनी साल हो गई? कितनी साल? 13 साल। कितनी साल? मेरे पिताजी ने फौज में 16 साल काम किया था। कितनी साल? और मेरे लिए भी ये फौज है, इसे मुझे 13 साल हो चुके हैं। उसके बाद हमारे पिताजी ने जो संभाला उसको ही हमें संभालना है। काम खत्म। 16 साल तक क्योंकि ये कार्य ना अब बहुत बैसा है, एग्जॉस्टेड है, बहुत ज्यादा आपको वो लगानी पड़ती है इसमें। लिखो, संपत्ति का अधिकार। सारे समझ गए? लिखो आगे। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का। एक कह रहा होगा सर पैसा मिलता है आदमी काम, पैसे के लिए मैं काम नहीं करता। पैसे के लिए काम करते हो तो यहां नहीं आते। प्यार के लिए काम करते हैं। किसके लिए? और तुम्हें सच बता रहा हूं, एक बात दिल से बता रहा हूं तुम्हें, काम मेरे पास बहुत प्रकार के, बहुत प्रकार के मतलब वैसे नहीं है, ठीक ठाक है, जो भी है छोटे मोटे मध्यम, पर मेरे यहाँ खर्चे नहीं है, जो भी है नॉर्मल है। तो एक्चुअली क्या है ना, इस काम में मैं इसीलिए हूं कि मैं बिहार में जब पढ़ाने आया था ना, मतलब पता नहीं क्यों आप लोगों को देख के ना मुझे अपने दिन याद आते हैं, बस खत्म बात, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और मुझे लगता है कि यहां से 1 रुपया मिलता है ना, 25 पैसा ही मिलता है। ये मैंने गौर किया है, पता नहीं उस पैसे से जितनी ज्यादा तुम तरक्की कर सकते हो कहीं नहीं कर सकते, बरकत है उसमें। क्योंकि मैं बहुत मेहनत भी करता हूँ क्लास में, हरामी गिर के पैसा नहीं आया ना, बोलो। और जो पैसा जिन बच्चों का आता है ना, वो बड़ी ज्यादा संचित धन है। यानी किसी के पिताजी गरीब है, किसी के पिताजी खेत गरीबी रख के ला रहे हैं, कोई बेचारा बहुत गरीब है, किसी के 5,000 रुपये आ रहे हैं। बहुत बिहार में मैंने देखा, बिहार में, यूपी में भी मेरा, ये बहुत पैसा पैसा है। यानी अमीरों के बच्चे पढ़ाने का जो पैसा पता नहीं कैसे आया होगा वो, लेकिन गरीबों के बच्चे पढ़ाने का जो पैसा है ना, बहुत बरकत का होता है, क्योंकि वो बहुत चुन चुन के आया है। क्या पता है कोई आदमी 10,000 रुपये कहां से लाया होगा। 10,000 रुपए के लिए कोई आदमी 2 रुपया सैकड़ा की ब्याज से ना पैसे उठा उठा के लोग बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं। आया ना, बोलो। इससे जो प्राप्त होता है ना वो बहुत कुछ अलग है।
इसीलिए गर्मी बर्मी में सहन लेता है, पैसे के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। जोर से बोलो। इस बात को दिमाग के अंदर बैठा लेना। जिस दिन मुझे लग गया ना पैसा, वो दिन खत्म। देखो आगे। जिस दिन अभी लगता है कि ये बच्चे जो सामने बैठे हैं, इनको जरूरत है, क्योंकि हमें ऐसे टीचर मिले थे या नहीं मिले पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ना इन बच्चों को जरूरत है। चाहे गर्मी हो, जिनको पढ़ो, जम के पढ़ो, ये आगे चल के ना समाज के हीरो बनेंगे। कौन बनेंगे? हाँ या ना? क्या बनोगे? जोर से बोलो। दे विल बी द हीरो ऑफ द सोसाइटी। हीरोइन, हीरोइन है। चलो हीरोइन बन जाना। लिखे, हीरोइन बनोगी तुम। संपत्ति का अधिकार। लिखें संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31 का पहला पार्ट लिखें। अनुच्छेद 31 का पहला पार्ट, 31 का पहला पार्ट लिखें। राज्य, राज्य किसी व्यक्ति को, राज्य किसी व्यक्ति को, व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि द्वारा राज्य किसी व्यक्ति को विधि द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय, स्थापित प्रक्रिया के सिवाय वंचित नहीं करेगा। वंचित नहीं करेगा। वंचित नहीं करेगा। डन। प्रक्रिया के सिवाय वंचित नहीं करेगा। चलो इसको मैं बताता हूं अभी 29(2) को ना, ये नागरिकों के लिए तो, चलो इसको थोड़ा किसने लिखा है, अच्छा है ये पॉइंट हमने ऐसे लिखा है क्या? तो इसके बाद बात करेंगे, इसके बारे याद दिला देना मुझे। अगला लिखिए 31 का क्लॉज 2। राज्य संपत्ति का अधिग्रहण, राज्य संपत्ति का अधिग्रहण, राज्य संपत्ति का अधिग्रहण सार्वजनिक, संपत्ति का अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए करेगा, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए करेगा, और उसके बदले में, और उसके बदले में बाजार कीमतों के अनुसार, बाजार कीमतों के अनुसार मुआवजा देगा, मुआवजा देगा। अरे हाँ या ना? बाजार कीमतों के अनुसार क्या देगा बेटा? मुआवजा देगा। डन 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 डन। लिखोगे बेला बनर्जी? फिर पुराने बैच वाले कहेंगे हमें कहीं नहीं लिखाया था। लिख दो इतना ही, खत्म करो। तो बोल तो दिया, लिख दो इतना, बेला बनर्जी 1954। यानी बाजार कीमत वाली जो बात थी किस में बोली गई थी? बेला बनर्जी 1954। मैं जानबूझ के लिखवाता नहीं हूं, लिखवा दो इतना लिखा दूं कि तुम पूछो मत। यही कॉपी 500-700 पेज की बन जाएगी पॉलिटी प्री की। लिखवाने में क्या जाता है, तुम याद कर लोगे।
अगला 31 के 1 का ए, 31 के 1 का ए, 31 1 क कैपिटल, सॉरी ए कैपिटल मतलब क, 31 1 क, क इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया, जिसके माध्यम से राज्य भूमि का अधिग्रहण कर सकता है, राज्य भूमि का अधिग्रहण कर सकता है जमींदारी, जागीरदारी, जागीरदारी जैसी प्रथाओं का नियंत्रण कर सकता है, जैसी प्रथाओं का नियंत्रण कर सकता है। डन डन। अच्छा एक बात बताओ, हमारे कंट्री में निफ्टी या शेयर मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? कौन कंट्रोल करता है? सेबी कौन है? अबे गधो, सरकारी करती है कोई और करता है? सरकार करती नहीं, आया ना? ये वाला पॉइंट कब ऐड हुआ था? इसी आर्टिकल में लिखा है, इसी आर्टिकल में, 52 में नहीं, 92 में है। जो शेयर मार्केट है उसे कंट्रोल राज्य करेगा, ये इसी आर्टिकल में लिखा गया था। लिखोगे एक लाइन और लिखो, व्यापार प्रबंधन, व्यापार प्रबंधन निफ्टी, व्यापार प्रबंधन निफ्टी, निफ्टी 50 जानते हो? निफ्टी 50। और दूसरा कौन सा है? सेंसेक्स में कितने? बीएससी, बीएससी और निफ्टी। चलो आओ आगे, सही से तुम लोग सही से पढ़ लो एक बार, चीजों को रटना मत ज्यादा। लिखो, तो मैंने क्या बोला, देखो रटोगे ना तो तुम भूल जाओगे। मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं तो मुझे याद क्यों है? सोचो क्यों यूं याद है मुझे? अगर निफ्टी 50 बच्चों को याद नहीं रहता कि निफ्टी से 50 है, बीएससी का ये है, अमेरिका वाले जो बने हुए जितने हमारे सेंसेक्स हैं, यूएस का, जापान का, ये सारे क्यों याद है? मैं आज भी टिक करूंगा, सारे टिक कर दूंगा। हमने याद नहीं किए थे, समझे थे, ये भूल नहीं सकते। और तुम क्या करते हो? याद करते हो, रटते हो गधों की तरह, भूल जाओगे। आया ना? पूछो मुझे, तुम किसी भी सेंसेक्स का नाम बता दूंगा, इस कंट्री का है, पूछो। है क्या? एमसीएक्स, एमसी कौन सा? एफटी, एफटी, एफटीएससी 100 नहीं पता मुझे। चलो यहाँ व्यापार प्रबंधन, व्यापार प्रबंधन लिखा आपने? व्यापार प्रबंधन। दूसरा निफ्टी। एक्चुअली हमारी जो कॉपी थी ना, अगर हम उसको आज एक बार पढ़ लें, फिर उसके बाद धुआं धुआं उड़ा देंगे, पर वो कॉपी ऐसी हो गई है, उसके पेज ना एकदम खत्म खत्म से हो गए। चलो, व्यापार प्रबंधन और निफ्टी, निफ्टी हो गया ऐसों का। अच्छा, ये जो अधिकार था ना 31 का, ये पता है रेट्रोस्पेक्टिव लागू हुआ। कैसे लागू हुआ?
रेट्रोस्पेक्टिव यानी इसे पीछे से लागू किया गया। ये हुआ 1951 में, पर लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। कब लागू हुआ? लिखो इसे, इसे भूतलक्षी, निफ्टी बस खत्म, इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया था। इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया था। लागू किया 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 से। अब पुराने बैच वाले मुझे करेंगे परेशान, हमारे में क्यों नहीं पढ़ाया। ऐसा कुछ नहीं है, कोई काम का नहीं है। डन डन। चलो अब लिखो अगली कहानी। इंदिरा गांधी ने, हाँ पैराग्राफ चेंज। इंदिरा गांधी ने खुद को समाजवादी घोषित किया। इंदिरा गांधी ने खुद को समाजवादी घोषित किया, घोषित किया, घोषित किया। अब लिखो 1967 गोलकनाथवाद, 1967 का गोलकनाथवाद, गोलकनाथवाद 1967 का गोलकनाथवाद वाद लिखें। इस वाद में, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में, इस वाद में मौलिक अधिकारों, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में अधिक महत्व दिया, अधिक महत्व दिया, अधिक महत्व दिया और संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को अधिग्रहण कर, अधिकार को, ऐसे लिखो, संपत्ति के अधिकार को संपत्ति अधिग्रहण करने पर उल्लंघन माना, उल्लंघन माना। क्या माना? सरकार ने कहा कि बिटुआ अगर तुम किसी का, सुप्रीम कोर्ट बोला कि अगर किसी की प्रॉपर्टी लोगे तो अनुच्छेद 31 का क्या है। इंदिरा गांधी बोली अबे हम प्रॉपर्टी ले, तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? आया ना। यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि अगर संपत्ति लोगे तो किसका उल्लंघन है? आर्टिकल 31 का। अब संपत्ति कैसे जाएगी? समझो बात। तो क्या हुआ, इंदिरा गांधी लेकर आई 25 माह, 24 माह तो आपको पता ही है। देखो इंदिरा गांधी की सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने, लाइन लिख दो चलो। इंदिरा गांधी की सरकार ने, लिखोगे ये वाली बात, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया वगैरह वगैरह, छोड़ दो, कहानी याद रहेगी। इंदिरा गांधी की सरकार ने 1970 में बैंकों का, बैंकों के राष्ट्रीयकरण को लागू किया। वे लिख दे, राष्ट्रीयकरण को लागू किया। 69 में, वो 70 में लागू हुआ था। वो 70 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण को लागू किया। प्रीवी पर्स समाप्त किया। प्रीवी पर्स, प्रीवी पर्स क्या होता था कि राजा महाराजाओं को ना एक प्रकार का प्रीवी पर्स मिलता था।
यानी जो राजा महाराजा हमारे देश का हिस्सा बने उन्हें एक पेंशन मिलती थी। क्या मिलती थी? उस पेंशन को कहते थे प्रीवी पर्स। क्या कहते थे? प्री पर्स। पेंशन थी ये, प्री पर्स को बोलते थे पेंशन। क्या बोलते थे? तो ये जो पेंशन थी, ये प्रीवी पर्स था, इसे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्या कर दिया भाई? क्या कर रही है इंदिरा गांधी? समाजवादी घोषित कर रही है। तो केवल राष्ट्रीयकरण नहीं किया, प्री पर्स को समाप्त किया। जिसके विरुद्ध में जिसके विरुद्ध में आरसी कूपरवाद आया। तुमने इकोनॉमी में सुना होगा आरसी कूपरवाद? नहीं। जिसके विरुद्ध में आरसी कूपरवाद आया। क्या आया? आरसी कूपरवाद आया। अरे बोलो हाँ या ना। आरसी कूपरवाद लिखो। इंदिरा गांधी की सरकार ने वर्ष 1971 में, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इन 1971, इंदिरा गांधी की सरकार ने वर्ष 1971 में 25वां संविधान संशोधन किया। 25वां संविधान संशोधन किया, जिसके माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 31C जोड़ा। क्या जोड़ा लाडले? 31C, 31C इंसर्टेड। अनुच्छेद 31C जोड़ा। क्या जोड़ा? अरे जोर से बोलो। टी नहीं, 31C जोड़ा। तुम कहा जा रहे हो? बिना पूछे आ रहे हैं? ये पिक्चर चल रही है, इसको उठा के लाना जरा, इसको पकड़ो जरा। बिना पूछे क्यों आ रहा है? इकतीस सी जोड़ा। बेटा बिना पूछे यार शिष्टाचार है। इज दैट ए मोरालिटी? घबराहट हो रही है, आत्मा बाहर आ रही है। तो क्या उल्टी उल्टी कराओ इसको है? खुशबू परवीन कौन है? खुशबू परवीन, ठीक है चले जाओ। गर्मी लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं बिना पूछे जाओगे। मुझे नहीं लग रही गर्मी। कहां चल रहे? चल थोड़ी ना रहे, ये केबल चल रहा है, ठंडा नहीं कर रहा है। लिखे आगे, लिखे 31C जोड़ा। 31C जोड़ा, जिसके माध्यम से डीपीएसपी बेहोश होगी। कोई बात नहीं है, तो ध्यान दो, पानी के छींटे मार दो, सही है। मैं भी होने वाला हूं थोड़ी देर में। हाँ हाँ बेहोश तो हुई है। 31C जोड़ा, जिसके माध्यम से, भाई देखो गर्मी बेहद ज्यादा है। जिस तरीका से गर्मी पड़ रही है ना, मैं खुद, मुझे ऐसा लग रहा है कि हे प्रभु, हे प्रभु ये क्या हुआ। और मोदी जी वैसे कह रहे हैं कि प्यारे बच्चों ऑनलाइन, मोदी जी कह रहे हैं घर से ऑनलाइन काम करो। मोदी जी ने कुछ सोच समझ के कहा होगा। एक तो मोदी जी को पता है गर्मी पड़ रही है, लेकिन सर आप जो बोले थे, कहते हैं मेरा मुंह से रो रही है, इसको पानी पिलाओ इसलिए रो रही है।
एक इलेक्ट्रोल पानी, इलेक्ट्रोल पाउडर का पानी घोर के लाओ, लड़की को पिलाओ जल्दी, फास्ट, बेहोश होगी, पिलाओ ना। अरे वही बैठ रहने दो उसको, डोंट मेक अ ड्रामा, वही बैठ रहने दो। सुनो आशीष, अरे सुनोगे, वहीं बैठ रहने दो, पानी पिलाओ, सही है, यहां से लेके जाओगे उसको बाहर। सुनो, हेलो, मुझे एक इलेक्ट्रोल पानी पिलाओ। सभी प्यारे बच्चों से अनुरोध है, अपने घर से नमक, चीनी और नमक, नमक चीनी में नींबू डाल के उसका पानी लेकर आए। सभी बच्चे नमक चीनी का, भाई मेरे लिए पानी, इलेक्ट्रोल पानी भिजवा दो, इलेक्ट्रोल पानी। सभी बच्चे नमक चीनी के पानी का सेवन करें, हाँ या ना, बोलो। ठीक है, 31C जोड़ा गया, 31C के माध्यम से लिखो, डीपीएसपी 39BC, डीपीएसपी 39BC, डीपीएसपी 39BC, डीपीएसपी 39, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार 14/1931 से, 14/1931 से अधिक प्राथमिकें, अधिक प्राथमिकें, अधिक प्राथमिकें, अरे हाँ है ना, मौलिक अधिकार 14/1931 से अधिक प्राथमिकें, दंडनाडन, बोलो, प्राथमिक है, ठीक है, दंडनाडन। 31C क्या जोड़ा गया, 31C लिखे। सरकार ने, सरकार ने 42वें संविधान संशोधन 1976 से, 42वें संविधान संशोधन 1976 से सभी मौलिक अधिकारों पर, सभी मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी। आज फारूक, आज दिक्कत है मामला, प्राथमिकता दी, दी, प्राथमिकता दी, दी, क्या दी, प्राथमिकता दी। लिखे, सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने 1980 के, सर्वोच्च न्यायालय ने 1980 के मिनर्वा मिल्स वाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने 1980 के मिनर्वा मिल्स वाद में मौलिक अधिकार और डीपीएसपी को, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी को एक सिक्के का दो पहलू माना, एक सिक्के का दो पहलू माना। अरे हाँ या ना, माय गॉड, आज मेरे सिर में भयंकर मतलब
या नहीं? लिखे, वर्तमान में संपत्ति के अधिकार की स्थिति। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार की स्थिति। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार की स्थिति। 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 डन। लिखे, वर्तमान में संपत्ति के अधिकार की स्थिति। लिखे 44 में स... वर्तमान में संपत्ति के अधिकार की स्थिति लिखा। लिखे 44 में संविधान संशोधन 1978 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। प्यारे बच्चों, पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। अगर इस प्रकार से देश का टेम्परेचर बढ़ने लगा ना, तो देश का कांड हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में आप सब पेड़ लगाओ। एक दिन हम पेड़ लगाते हैं, है ना? तुम लोगों को एक दिन बोलता हूं भैया तुम्हें पेड़ दिलवाए जाए और तुमसे कहूं कि बेटा पेड़ लगाओ, है? कहां? अरे जहां खाली जगह वहीं लगा दो, कहीं भी। पटना में खाली जगह नहीं है ना? वैसे तुम्हें एक बात में लिख के दूं, आने वाले समय में आदमी गांव की तरफ ही लौटेगा, इसीलिए पेड़ वहां लगा लो और पेड़ पौधे लगाओ। और पेड़ तो वैसे अभी भी लगाए जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं, जगह तो है, बहुत सारी जगह। यहां नहीं है, मुसल्लापुर में तो उसका जगह ही नहीं है, पटना में। लिखे, वर्तमान में वर्तमान में वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। एक कानूनी अधिकार है। वर्तमान में सरकार व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। वर्तमान में सरकार व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। सही है वो लड़की? नहीं सही है, बेहोश हो गई, होटल भेज दिया, चली गई। व्यक्ति का संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। लिखो, कृषि भूमि का, ये जो पानी है इसका दिखाना जरा। अब देखो कितनी बड़ी गलती है, बोतल जो है इतनी अच्छी लाई है लड़की, है? देखो बोतल इतनी अच्छी है
और बोतल का कलर नीचे से ऑरेंज है पर इसमें ग्लूकोज नहीं है। ऐसा क्यों करते हो आप लोग? इसमें दिख रहा है कि इसमें ग्लूकोज है पर इसमें है नहीं। अगर इसमें ग्लूकोज होता तो ये बेहोश होती? नहीं होती। बिकॉज ग्लूकोज जब आप पीते हो तो बॉडी को वो तुरंत क्या, उससे एटीपी जनरेट होता है और तुरंत सेल को हो जाता है। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो, आया ना। और जब तुरंत एटीपी मिलेगा तो बेहोश होगा ही नहीं। लो लिखो आगे। पता है जब हम ग्लूकोज लेते हैं ना तो ग्लूकोज क्या होता है, सुनो। जब हम ग्लूकोज लेते हैं तुरंत क्या होता है, बॉडी में जो शुगर जाता है शर्करा, वो तुरंत घुल जाता है। उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, ग्लाइकोजन रिलीज होता है। लिखो आगे। वर्तमान में सरकार संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन कृषि भूमि का अधिग्रहण करते समय, कृषि भूमि का अधिग्रहण करते समय बाजार कीमतों के अनुसार, बाजार कीमतों के अनुसार मुआवजा देना होगा। बाजार कीमतों के अनुसार मुआवजा देना होगा। पॉइंट नंबर 2, राज्य राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की, राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता। राज्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता। अरे बोलो हाँ, अरे ना। खत्म खत्म। चलो आर्टिकल 32 लिखते हैं। अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32। सुनो, इसे कहते हैं क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डालो हेडिंग, संवैधानिक उपचारों का, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या बोला मैंने? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अरे बेटा हाँ, नोट्स पढ़ के, पावर पैक पढ़ के सब हो जाएगा, तू घबरा क्यों रहा है? तू ना भी पढ़ेगा तब भी हो जाएगा। हाँ या ना? टेंशन ना लो, जिसका होना है उसका हो जाएगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अरे हाँ या ना? देखो यहां समझो, सुनो ना, यहां देखो, यहां देखो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पता है कल एक बच्चा मुझसे मिलने आया, वो मेंस में आया था, कल मॉर्निंग दोपहर में आया, वो मेंस में यहाँ बैठता था। वो कहीं और से प्री पढ़ा था, उसने मेरी वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, उससे उसने और कहीं से उसने प्री व्री का जुगाड़ उगाड़ करके बेचारा प्री पास किया था। उसे मेंस से कुछ नहीं आता था, बड़ा परेशान था वो। सर मैं उसे बार बार खड़ा करता, गधे कहाँ से पढ़ के आया? क्या सर, मैं तो कुछ नहीं आता था उसको। वो कल आया कह रहा सर मेरा मेंस ना इतना अच्छा हुआ है, मजा आ गया। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, प्री में इस एग्जाम में कुछ नहीं है। लेकिन उसके साथ एक लड़का और आया था, वो कह रहा है मेरा चाचा है। मैंने कि अच्छा। सोचो वो लड़का पिछले 3 बार से प्री में फेल हो रहा है, और कमाल की बात सोचो, इस बार भी उसने सिर्फ प्री की क्लास करी है। मैंने कहा गधे, जब तक तू मेंस नहीं कर लेगा प्री में फेल ही होता रहेगा। पता है क्यों? बहुत से बच्चों को लगता है कि देखो प्री कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, तुम इस प्री को दुनिया मान बैठे हो यार।
इसमें क्या है ना, ये लोगों का बौकाल है। बहुत से लोग यहाँ के जादूगरी दिखाएंगे और तुम उसमें फंस जाओगे। प्री में सिंपल रखो, कीप सिंपल, सॉल्व मैक्सिमम एमसीक्यूज। और दूसरा, जो सब्जेक्ट का वेटेज उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, और चीजों को सिंपल सिंपल रखो, अननेसेसरी दिमाग पे बर्डन मत डालो। फैक्ट पे फैक्ट याद किए जा रहे हो, बेटा प्री में काम आ रहे ना मेंस में। थॉट ना प्रोसेस ठीक रखो अपना, और सही से पढ़ाई करो, एमसीक्यू डेली लगाओ। 100 बोले थे मैंने, मेरा वीडियो देखा था उसका, जो जिसने आज तक उसे फॉलो किया ना, जितनों ने, वो कहीं फ्री फेल नहीं हुए। और मैं जानता हूं इस बात को, 90% गधे उसे फॉलो नहीं कर रहे होंगे। उसने एक उसे बताया था मैंने कि इस महीने में इतने एमसीक्यू लगाने डेली। कितने फिलहाल कितने चल रहे होंगे? कुछ नहीं। जब मैंने बनाया था कहा था 50 लगाने दिन के, अब तक तो 100 पे पहुंच चुका होगा वो। लेकिन तुम्हें कोई ध्यान नहीं है, तुम कोई रणनीति नहीं बनाते, कोई उसको फॉलो नहीं करते, कोई तुम्हारा कैलेंडर नहीं है, कोई तुम्हारी अप्रोच नहीं है। बस आज कुछ किया, कल कुछ किया, परसों कुछ किया, काम खत्म। 100 एमसीक्यू डेली लगाओ। कितने? तब जब बनाया था उसे 3 महीने हो गए, बनाए हुए 2 महीने। आज तक लगाते ना, अब कर रहे हो, अब लगाएंगे। टाइम मैनेजमेंट हो जाता है आदमी का। है क्या? ठीक है, अब तो क्या बेहतर चल रहा है, उसमें एमसीक्यू चल ही रहे। आपको पहले लगा लेने चाहिए इतने सारे। अब तुम एग्जाम सिर पे आ गया तो अब लगाओगे, अब भी लगाओ। चलो अब यहाँ देखो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यहाँ देखो। देखो ये क्या कहता है, सुनो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, सुनो ना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस अधिकार को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने, लिखो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। आत्मा है सो परमात्मा है, और आत्मा ही परमात्मा। संविधान की क्या कहा है? आत्मा का है। अब आर्टिकल 32 का क्लॉज 1, क्लॉज 1 डालो, 32 का क्लॉज 1। ये क्या कहता है, सुनो। ये कहता है कि जो हमारे मौलिक अधिकार है ना, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, उनकी रक्षा कौन करेगा? उनकी रक्षा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा? यानी मौलिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अच्छा, कैसे करेगा? उसके पास ऐसा क्या है जो सुप्रीम कोर्ट मौलिक रक्षा करेगा? देखो बात सुनो ना, तुम ध्यान दो। जैसे अब हम पढ़ते थे कि अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। बोलो हाँ, करेक्ट। बीपीएससी ऐसे सवाल बनाएगी, बच्चे कर देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट कौन से आर्टिकल में जारी करता है? आर्टिकल, अब देखो क्या प्रॉब्लम पता है क्या है? यही प्रॉब्लम है। अगर देखो, तभी तो मैं इतना ज्यादा, नहीं तो जरूरत नहीं थी, प्रॉब्लम नहीं थी इतनी ज्यादा। अब ना आजकल लेवल चेंज होगा, अगर अभी नहीं हुआ, बदलेगा तब बीपीएससी का लेवल। तो ये पूछेगा कि अनुच्छेद 32 के 2 में सुप्रीम कोर्ट 5 कैरेट जारी करता है। अब बच्चा सोचेगा हमने तो 32(1), 32(2) कोई सुना ही नहीं, हमने सिर्फ 32 पढ़ा था। तो वो 32 वाले जो है ना, वो अब वो फिर वो हो नहीं पाएगा। अब ये है समस्या। अगर आपको एडवांस लेवल पढ़ना है तो आपको जानना पड़ेगा एक्चुअल में क्या बीमारी। देखो 32 का 1 कहता है कि मौलिक अधिकार की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। और अनुच्छेद 32(2) कहता है कि मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की क्या जारी करेगा? क्या जारी करेगा? 5 प्रकार की रिट यानी याचिका जारी करेगा। याचिका जारी करेगा। तो इसका मतलब क्या है गुरुजी? इसका मतलब है 5 प्रकार की रिट के बारे में 32(2) में लिखा है। हाँ बेटा, 32(2) में लिखा है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट यानी 5 प्रकार की याचिका जारी करेगा। अरे हाँ या ना? ये 5 प्रकार की याचिका कौन सी है? अब सुनो। और जो रिट होते हैं इसे क्या कहते हैं? तो रिट जो होती है ना, इस रिट को कहते हैं न्याय का झरना। क्या कहते हैं? रिट का मतलब होता है न्याय का झरना।
क्या होता है? जो रिट का कॉन्सेप्ट है ना, ये न्याय का झरना कहते हैं। और रिट का जो कॉन्सेप्ट है हमारे कंट्री में, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। कहां से लिया है? तो रिट का मतलब है न्याय का झरना, और ये हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। तो भारत के संविधान में 5 प्रकार की रिट है। पहली रिट है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसे कहते हैं हैवियस कॉर्पस। क्या कहते हैं? क्योंकि ये सब ना लैटिन भाषा के शब्द है। हैवियस कॉर्पस। दूसरी रिट है परमादेश। क्या रिट है? इसे कहते हैं मैंडमस। क्या कहते हैं? मैंडमस। तीसरी रिट कौन सी है? प्रतिषेध। कौन सी है? सॉरी, अधिकार प्रक्षा। कौन सी मान लेते हैं? अधिकार प्रक्षा। इसे कहते हैं हम क्यू वारंटो। क्या कहते हैं? क्यू वारंटो। और फिर आती है आपकी प्रतिषेध। क्या आती है? इसे हम कहते हैं क्या? प्रोहिबिशन। क्या कहते हैं? और फिर आती है, क्या आती है? जोर से कह दो। और इसे हम कहते हैं सर्ट्योररी। क्या कहते हैं? सर्टियोरेरी, उत्प्रेक्षण। तो ये 5 प्रकार की रिट है। इसमें ये 2 जो है ना, इसे बोलते हैं जुडिशियल रिट। कैसी रिट बोलते हैं? ये न्यायिक रिट है। कैसी है? ये न्यायपालिका के खिलाफ जारी करती है। और ये 3 है सामान्य रिट। कैसी रिट है? इसे हम बोलते हैं सामान्य रिट। तो न्याय का मतलब न्याय का झरना। अरे हाँ या ना? बोलो। अब 32 जब ये पढ़ लो तो मुझे याद दिलाना, गुरुजी 32(3) भी पढ़ा दो और 32(4) भी पढ़ा दो। और सुनो, एक बात सुन लो, हालांकि मैं लास्ट टाइम ही पढ़ा है क्या ये 32 तो पढ़ा है? हाँ ठीक है। कभी ये मत सोचा करो कि देखो जमाना आगे बढ़ रहा है पीछे। अब 69वीं वाले ये सोचे कि तुम 72वीं 73वीं तक मैं सेम पढ़ाऊंगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है? अब तुम ये सोचो गुरुजी तुम 72वीं वाले हो ना, तुम सोचो गुरुजी 75वीं वाले में आपने ज्यादा पढ़ा दिया। तो लाडले, जमाना आगे जा रहा है, मैं और गहराई में जाता जाऊंगा। अभी समय के अनुसार है। अभी आपके लिए 3 साल तक ये कॉपी चलेगी, 3 साल के बाद भी लाइफ टाइम चलेगी। डन। लेकिन 3 साल के बाद हो सकता है लेवल बढ़े थोड़ा बहुत, पर क्वालिटी में ज्यादा बढ़ेगा नहीं। आप ये मान लो 5 साल तक ये कॉपी आपका कुछ नहीं होना। 5 साल तक इसे पेपर दो आप, 5 ईयर तक इसे पेपर दो। डन। अब 5 साल के बाद भी नहीं बदलती, इतिहास होता तो ये पॉलिटी में क्या कुछ हो जाता है। कल को सुप्रीम कोर्ट कोई नई चीज कर दे तो 5 साल तक। लेकिन आपको क्या है ना, इस कॉपी में आपको 20%, जैसे अभी देखो सर्वोच्च न्यायालय के जजों की संख्या बढ़ गई, बढ़ गई ना, तो आपको 20% इस कॉपी में संशोधन करना पड़ेगा, या मुझे। हालांकि जो बच्चे प्री दे रहे हैं ठीक है, जो बच्चे मेज दे रहे हैं, या आपको मेरे साथ मुझे फॉलो करना पड़ेगा 4-5 साल कि क्या हो रहा है, मैं आपको बताता रहता हूं। डन। 20% आपको संशोधन करना पड़ेगा इस कॉपी में, कुछ नहीं करना है इसके अलावा, क्योंकि संविधान चलित है अचलित है? जोर से बोलो। तो चलित है तो बदलेगा कि नहीं? इतिहास नहीं है, और इतना चलित भी नहीं है कि रोज बदल जाएगा, है ना? तो ये सही है। लिखो आगे। संवैधानिक अधिकार लिख दिया। लिखो 32 का क्लॉज 1, 32 का क्लॉज 1। और तुम सब तो मेरे साथ ऑलरेडी रहते ही हो ना, मैं कहीं जा रहा हूं ना तुम, ज्ञान तुम्हें मिलता रहेगा समय समय पर। लिखो 32 का क्लॉज 1। मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, इस गधे से मैंने पानी मंगाया था ना, लाया नहीं ना अभी तक, ये देख रहे हो, बेहोश होके मुझे उठाने आ जाएगा। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय याचिका जारी कर सकता है, याचिका जारी कर सकता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय याचिका जारी कर सकता है। अरे बोल दो हाँ।
वेरी गुड, जारी कर सकता है। डालो 32 का क्लॉज 2, 32 का क्लॉज 2। 32 का क्लॉज 2, 32 का क्लॉज 2। अब लिखें इसके अंदर मौलिक अधिकार, सॉरी सॉरी, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, कृष्णाय नमः, सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। पांच प्रकार की रिट जारी करता है। लिखो रिट, 32 लिख दिया, दो ना। रिट, रिट को न्याय का झरना कहते हैं। रिट को न्याय का झरना कहते हैं। रिट को न्याय का झरना कहते हैं। झरना कहते, ये ब्रिटेन से ली गई है। इंग्लैंड से मतलब, इंग्लैंड और ब्रिटेन में अंतर पता है क्या होता है? इंग्लैंड, क्या अंतर है ब्रिटेन इंग्लैंड में? पता है ना? बस बस, न्याय का झरना कहते मतलब इंग्लैंड से ली गई। लिखे पांचों रिटों के नाम लिखे। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी, पांचों रिटों के नाम लिखें। पहला नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या कह रही है? ब्याह पढ़ रहे? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा परमादेश। सर केवल एफआर के लिए है, बट हाई कोर्ट एफआर और अदर सब्जेक्ट के लिए। हाँ लाडले में बताऊंगा, 32(3) भी पढ़ाऊंगा, 32(4) भी पढ़ाऊंगा। बस एक बार 32(2) तक इतना ही लिखो। 4 रिटों के नाम लिखो, पांचों रिटों के नाम लिखो। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। आई एम नॉट फीलिंग वेल। प्रतिषेध, एक गधा, जब से घुसाऊं क्लास में तो चक्कर ही आ रहा है, रुक ही नहीं रहा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिशोध प्रेषण। है तो खीरा खा लिया मैंने, खीरा। अभी खीरा से थोड़ा सा पेट खराब हो जाता है आदमी का, लेकिन ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी, हाँ क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण बंद है। बोल रहा हूं उसको, हल्का गधा है क्या ये? सुनो, इसको टाट्रा पैक लेके आए जल्दी। टाट्रा पैक इलेक्ट्रोल आता है, कंसंट्रेटेड होता है ज्यादा वो। बाहर से लाए जल्दी, बहुत जल्दी में, और ठंडा एकदम चिल्ड। लिखे आगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण। डालो हेडिंग नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेड नंबर 1 लिखे भाई। बंदी प्रत्यक्षीकरण देखो क्या होती है। प्रत्यक्षीकरण, क्या बोला मैंने? प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैवियस कॉर्पस। ये नहीं,
वो वाला मंगाओ, बाजार वाला आता है, जल्दी मंगाओ उसको, आशीष दे दो इसको, जल्दी पी लो, वो मंगा दो, बहुत जल्दी मंगाना। चक्कर आ रहा है मुझे, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ आशीष, बहुत जल्दी, अर्जेंट में। ला इसको तो दे ही दे, अब गधे से कहाँ ले आ रहा है। वो वाला मंगा दे बहुत जल्दी, एक जल्दी जल्दी, एक या दो जल्दी मंगा दे। हैवियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखो सुनो, क्या होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण? पता है तुम लोग ना बैठे हो, यार बोलना बहुत टफ होता है, 4 घंटे से लगातार बोल रहा हूं मैं, 2 घंटे की क्लास ऊपर ली, ऊपर वाले हॉल में, उसमें उसके बाद नीचे। और मैं बता रहा हूँ अगली जो जिन क्लास होगी, मंजूसरी क्लास होगी ना, ऊपर के होंगे नीचे आएंगे। बंदी बंदी प्रत्यक्षीकरण, देखो सुनो, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहता है, सुन लो, सुनो। जब कोई आदमी गिरफ्तार हो जाए, कोई आदमी गिरफ्तार हो जाए और कोई आदमी 24 घंटे के अंदर नजदीकी न्यायालय में पेश नहीं किया गया, यानी कोई आदमी गिरफ्तार हुआ और गिरफ्तार होने के बाद वो 24 घंटे के अंदर नजदीकी न्यायालय में पेश नहीं किया गया, नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया, डन। तो आदमी कहां चला गया, यानी आदमी पेश हुआ और 24 घंटे के अंदर मैंने बोला कि उसे 24 घंटे हो गए और 24 घंटे में वो नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हुआ, तो कहां चला गया, गायब हो गया। तो ऐसी रिट को उस व्यक्ति के जो परिवार वाले हैं, उस व्यक्ति के परिवार वाले, उस व्यक्ति के सगे संबंधी, उस व्यक्ति के परिवार वाले, उस व्यक्ति के सगे संबंधी, ये इसकी याचिका दायर करेंगे। क्या करेंगे, जोर से बोलो, ये इसकी याचिका दायर करेंगे। सगे संबंधी या उसके परिवार वाले उसकी याचिका दायर करेंगे। इस रिट को निजी, यानी आपने किसी आदमी को बंदी बना लिया या किसी आदमी को सरकार ने बंदी बना लिया, तो निजी और सरकारी, निजी व्यक्ति और राज्य, बोलो हाँ या ना भाई, सरकारी आदमी को हम क्या कहेंगे, राज्य। तो निजी व्यक्ति और राज्य दोनों के खिलाफ जारी हो सकती है, यानी आपके खिलाफ भी, दोनों के खिलाफ, आपके खिलाफ भी और मेरे खिलाफ भी ये जारी हो सकती है अगर मैंने किसी को बंदी बना लिया तो। देखो ये रिट जो है ना, ये लैटिन भाषा के शब्द है। किसके शब्द है? तो बेसिकली बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो अर्थ होता है हिंदी में, वो होता है सशरीर पेश करना। क्या पेश करना? सशरीर पेश करना। इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में ब्रिंग द बॉडी। क्या बोलते हैं? ब्रिंग द बॉडी। और इसका अर्थ है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो आदमी गायब हो गया, जो आदमी मिल नहीं रहा, जो आदमी पता नहीं कहां चला गया, उस आदमी को, जो गायब हुआ है, जो मिल नहीं रहा, उस आदमी को आप, उस आदमी को आप सुप्रीम कोर्ट के सामने सशरीर पेश करो। क्या पेश करो? सशरीर पेश करो। अरे हाँ ना, सशरीर पेश करो। सशरीर क्या करो? पेश करो। अरे हाँ या ना? पेश करो। डन डन डन, जोर से बोलो। तो इस रिट में क्या होता है, उस आदमी को आपको लाना है जिंदा या मुर्दा, उसका शरीर लेकर आओ, चाहे वो जिंदा है और चाहे वो मुर्दा है। इसे कहते हैं हैवियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आया समझ? देखो मेन पॉइंट क्या याद रखना है, रिट किसके खिलाफ जारी होती है, कौन याचिका दायर कर सकता है, और इसका अर्थ, इसका हिंदी में अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या निकलता है। लिखे, इसका हिंदी अर्थ है सशरीर पेश करना, इसका हिंदी अर्थ है सशरीर पेश करना, सशरीर पेश करना। क्या हो गया मुझे आज? सशरीर पेश करना या ब्रिंग द बॉडी, सशरीर पेश करना और ब्रिंग द बॉडी, सशरीर पेश करना या ब्रिंग द बॉडी।
इस याचिका को इस याचिका को पीड़ित व्यक्ति के इस याचिका को पीड़ित व्यक्ति के परिवार वाले परिवार वाले और उसके सगे संबंधी दायर करते हैं दायर करते हैं। पॉइंट नंबर 2, यह राज्य और व्यक्ति यह राज्य और व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। आज ऐसा क्या खा लिया मैंने? ये राज्य और व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। यह राज्य और व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती। अरे हाँ या ना? अरे बोलो। इसमें सुप्रीम कोर्ट पीड़ित व्यक्ति को सशरीर पेश करने की सशरीर पेश करने की करने का लिख दो का आदेश देता है। डन 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 डन। जोर से बोलो। अरे हाँ या ना? डन। नेक्स्ट, अगली अगली परमादेश। परमादेश। मन कर रहा है मैदान छोड़ दूं, मन कर रहा है टिका रहा हूं। एक मन कर रहा है मैदान छोड़ दूं, एक मन कर रहा है। और तुम लोग गधे 2 मिनट में मैदान छोड़ देते हो। नहीं, तुम लोग निकल लेते हो, बैग उठाए निकल लिए। परमादेश देखो, परमादेश मैंडमस। देखो, परमादेश क्या कहता है, सुनो। परमादेश का अर्थ है सर्वोच्च आदेश, इसे कहते हैं सुप्रीम ऑर्डर। क्या कहते हैं? सर्वोच्च आदेश। क्या कहते हैं इसे? टॉप कमांड, या कहते हैं वी कमांड। हम आदेश देते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम आदेश देते हैं। इसका मीनिंग क्या है? जब कोई, सुनो ना, जब कोई सरकारी कर्मचारी, जब कोई लोक प्राधिकार पर रखने वाला व्यक्ति, लोक प्राधिकारी को बोलते हैं सरकारी कर्मचारी, यानी पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक अथॉरिटी। जब कोई पब्लिक अथॉरिटी यानी कोई पब्लिक सर्वेंट, प्राधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन सही से ना करे, तो उसे उसके कर्तव्य का निर्वहन कराने के लिए, उसके उसके कर्तव्य का निर्वहन कराने के लिए कि आप अपने काम को ठीक से करो, अपने कर्तव्य का निर्वहन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट परम आदेश जारी करता है। परम आदेश, एक बात याद रखना, परम आदेश केवल सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जारी होगी, लोक प्राधिकारी सरकार के खिलाफ। आपने कभी सुना नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ये कह देगा कि रिलायंस की 3 दिन की छुट्टी रहेगी। वो कहेगा सरकारी स्कूलों की छुट्टी रहेगी, सरकार छुट्टी करे, सरकार ये करे, सरकार ये व्यवस्था करे। वो नहीं मिला तुम्हें? है? है? इसमें डाल के क्यों लाए हो उसको? देखो ये क्या है ना, देखो डाल के लाए, इसमें प्लास्टिक का टुकड़ा इसमें डाल दिया है। मैंने भी लिखो,
इसमें क्यों डाल के लाया इसको, उसमें अच्छा रहता है, उसको उसी में पीना चाहिए, पेपर होता है वो। देखो लोक प्राधिकारी, हेलो, उसमें से डाल के लिया है, दिमाग बहुत चलाते हैं। लिखो लोक प्राधिकारी, सुनो मेरी बात क्या है। तो लोक प्राधिकारी यानी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा। तो अगर कोई कर्मचारी अपने कर्तव्य का सही से पालन नहीं कर रहा है, तो पालन न करने पे इसको हम जारी करते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम क्या, परम आदेश, परमादेश। तो ये किसी प्राइवेट या निजी, प्राइवेट का मतलब क्या हो गया, निजी। तो किसी निजी संस्था या किसी निजी व्यक्ति, निजी संस्था या किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध आप इसे जारी नहीं कर सकते। जोर से बोल दो हाँ, वेरी गुड। लिखो परम आदेश, परम आदेश, परम आदेश में लिखें, इसका अर्थ है सर्वोच्च आदेश। इसका अर्थ है सर्वोच्च आदेश, सर्वोच्च आदेश। ठीक है, इसे सर्वोच्च न्यायालय, इसे सर्वोच्च न्यायालय केवल लोक प्राधिकारी के खिलाफ जारी करता है, जारी करता है। केवल लोक प्राधिकारी यानी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जारी करता है यदि वो अपने, यदि वो अपने कर्तव्य का पालन ना करे, यदि वो अपने कर्तव्य का पालन ना करे, ना करे। डन, डनाडन, अपने कर्तव्य का पालन। इस रिट को, इस रिट को निजी संस्था कर्मचारी, निजी संस्था स्लेश कर्मचारी, यहीं रुकना है। इस रिट को निजी संस्था स्लेश कर्मचारी। अच्छा एक बात बताओ, क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है? नहीं। तो सुनो, इसे निजी संस्था कर्मचारी, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति, राज्यपाल या न्यायाधीश, कोई भी न्यायाधीश है, न्यायाधीश या सेना के अधिकारी हैं, सेना के अधिकारी के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। इस रिट को राष्ट्रपति, राज्यपाल या सेना के अधिकारी, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सेना के अधिकारी और न्यायाधीश के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता, जारी नहीं किया जा सकता। अरे हाँ या ना बोलो, अरे हाँ या ना। डन। अच्छा बार बार अगर कोर्ट इसे जारी करेगा तो इसे क्या कहेंगे, न्यायिक अतिसक्रियता। क्या कहेंगे, कहेंगे नहीं कहेंगे, बोलो भाई। अगर बार बार कोर्ट जारी करेगा तो उसे क्या नाम देंगे हम, न्यायिक अति सक्रियता। लिखोगे इस लाइन को। इसके बार बार जारी करने को, इसके बार बार जारी करने को, इसके बार बार जारी करने को न्यायिक अति सक्रियता कहते हैं। इसके बार बार जारी करने को न्यायिक अति सक्रियता कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यायिक सक्रियता कहते हैं। अरे हाँ या ना, आज नहीं पढ़ाऊंगा मैं। क्या कहते हैं, न्यायिक सक्रियता कहते हैं। डन, थैंक यू, जय हिंद।
हेलो हेलो। एक बच्चे ने भेजा है ना आर्टिकल 29 का क्लॉज 2, राज्य द्वारा पोषित शिक्षण। देखो सुनो, वो जो मैंने लिखा है ना उसका मीनिंग भी वही है, थोड़ा सा चेंज हो गया है। राज्य शिक्षण संस्थानों को आर्थिक सहायता देता है उन शिक्षण संस्थानों में किसी भी नागरिक के साथ जाति धर्म मूल वंश के आधार पर भेदभाव। 29 का 2 निकालो आप, 29 का 2 निकालो, बैठ जाओ। 29 का 2 निकालो, क्या लिखा है दिखाओ। राज्य राज्य जिन सुनो सुनो, राज्य शिक्षण संस्थानों को आर्थिक सहायता। देखो सुनो, इसमें थोड़ा सा हो गया है, राज्य शिक्षण संस्थानों को आर्थिक सहायता देता है, ऐसे लिखो। राज्य जो लिखा है ना, राज्य शिक्षण संस्थानों को आर्थिक सहायता देता है, देता उनमें, समय को छोड़ दो, उनमें, उनमें, बस भाई करेक्ट है, उनमें राज्य आर्थिक संस्थानों को आर्थिक सहायता देता है, उनमें, बाकी आगे सही लिखा है, उनमें जाति सब बस सही लिखा है, रेस्ट डन। यानी जिन संस्थानों को राज्य आर्थिक सहायता देता है उन शिक्षण संस्थानों में कोई भेदभाव नहीं होगा। थैंक यू जय।